गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श लछेटा। आपका स्वागत है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की थर्ड लेक्चर में। पिछले दो लेक्चर्स में हमने काफी चीजें सीखी नई नई। सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर हमने देखा मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। साथ ही साथ हमने देखा था विजन क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक ये दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप पहले वो देखें, उसके बाद ही थर्ड लेक्चर को देखें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं रहेगी अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे और डायरेक्ट यहाँ पे जंप किया है तो। आज का लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मिशन क्या होता है, वैल्यू सिस्टम क्या होता है, वैल्यूज क्या होती है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए थे मैं वो आपको करवाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो खत्म हुआ है वो आपको आता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। उम्मीद करता हूँ आप सब एक्साइटेड होंगे आज के लेक्चर के लिए। व्हाट इज मिशन, ये हमारा पहला टॉपिक है आज। मिशन स्टेटमेंट पहले हम देखेंगे मिशन स्टेटमेंट क्या होता है। मिशन, मैं किसी आर्मी के मिशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बिजनेस मिशन की बात हो रही है कि कोई भी बिजनेस जो होता है ना वो अपना मिशन स्टेटमेंट बताता है। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। प्रेजेंट में आप अपने बिजनेस का स्कोप जैसा रखते हैं उसके ऊपर बनता है मिशन स्टेटमेंट। कैसे? ओयो जो है एक ऐप है जहां पर आपको पता चलता है कि ये बिल्डिंग्स है या ये आपकी जो बिल्डिंग्स रहती है उसमें आपको रेंटल बेसिस पे कमरे मिलते हैं। मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल करने गए और आपका घर वहां पे नहीं है या आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि ओयो के ऐप पे जाते हैं, वहां पर रेटिंग्स दी हुई रहती है हर होटल की। उन रेटिंग्स के हिसाब से वहां के रेट्स जो है उनको मैच करके आप अपने लिए एक जगह डिसाइड करते हैं कि कहाँ आप अकोमोडेट करेंगे या रुकेंगे। तो ये ओयो की एक स्कोप हो गया, बिजनेस स्कोप हो गया कि हम रेंट पे कमरे प्रोवाइड करवाते हैं आपको। व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू, ये दो मेन क्वेश्चन आते हैं मिशन स्टेटमेंट जिसका जवाब देता है कि अगर आपके बिजनेस, कोई भी बिजनेस का आपको ये पता करना है कि वो क्या है और वो क्या करते हैं, तो आपको उनका मिशन स्टेटमेंट देखना चाहिए। ओयो ने अभी अभी एक, ओयो के जो ओनर है रितेश, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट पास किया था कि ये कपल्स के लिए नहीं है सिर्फ, ये उन तीर्थ यात्रियों के लिए है जो कि बाहर ट्रेवल करते हैं और उन्हें परेशानी होती है कोई भी जगह ढूंढने के लिए, रहने के लिए, उनके लिए एक ऐप है। तो उन्होंने क्लियर किया कि हमारा कस्टमर फोकस कहाँ है, हम किस तरीके के कंज्यूमर्स से डील करना चाहते हैं। उन्होंने अपना कस्टमर फोकस बताया इससे। साथ ही साथ आपको और क्या चीजें पता चलेगी अगर आपने मिशन स्टेटमेंट देखा है तो, आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है। प्रेजेंट कैपेबिलिटीज मतलब अगर जो रितेश है वो अगर ये बोलते कि हम पूरे इंडिया की जगह सिर्फ मध्य प्रदेश में ही जो अपनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब ये है कि उनकी कैपेबिलिटीज और उनके रिसोर्सेस एक स्टेट तक सीमित है। बल्कि अगर कोई ये कंपनी ये दावा करे कि हम पूरे वर्ल्ड में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनका फोकस जो रहेगा या उनकी कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि वो सारे वर्ल्ड में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज भी उनके मिशन स्टेटमेंट से पता लगती है कि अगर कोई कंपनी बोल रही है कि हमारा मिशन ये है कि हम 5 स्टेट्स में डील करेंगे, तो उनकी प्रेजेंट कैपेबिलिटी आपको पता चल गई कि इनके पास इतने रिसोर्सेस और इतने ह्यूमन रिसोर्सेस हैं कि ये बस 5 स्टेट तक सीमित सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर फोकस हमने देखा, एक्टिविटीज इन विच दे आर एंगेज्ड। अब एक्टिविटीज से क्या मतलब है कि आपने रेंट पे रूम्स प्रोवाइड करे, ये ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपने देखा होगा जोमेटो और स्विगी, उनका भी सिमिलर है। लेकिन अभी स्विगी ने एक डाइन का एक एक्टिविटी और लॉन्च करी साथ में, कि आप अगर कहीं पे होटल बुक करना चाहते हैं ना, जहाँ पे आप डिनर करना चाहते हैं, वो भी आप स्विगी पे जाके कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज का दायरा बढ़ाया है कि हम कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज्ड है और ज्यादा। तो क्योंकि ये अब वो प्रेजेंटली कर रहे हैं तो ये बता सकते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। फिर बिजनेस मेकअप, तो उनके पूरे बिजनेस का जो भी बाहर का जो इमेज है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि आज ये बिजनेस क्या है। तो हम एक बार फिर से इसको रीड करते हैं। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स बिजनेस स्कोप, व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू, हम क्या हैं और हम क्या करते हैं। मिशन स्टेटमेंट्स ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कितने स्टेट, वर्ल्ड या कहां कहां तक सर्विसेज दे सकते हैं, किन लोगों को दे सकते हैं। वो कस्टमर फोकस क्या है, कस्टमर फोकस में आएगा कि कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं अपने लिए। एक्टिविटीज कौन कौन से काम करते हैं, जैसे स्विगी का मैंने टाइम वाला एग्जांपल लिया। बिजनेस मेकअप कि आपके बिजनेस की इमेज आज क्या है, क्या छवि आपकी बिजनेस की है। तो ये था आपका मिशन स्टेटमेंट। अब एक सही मिशन स्टेटमेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे कि आपको फायदा मिले, यानी व्हाट अ मिशन स्टेटमेंट शुड पजेस। सबसे पहला, टू इंश्योर अनएमिनिटी ऑफ पर्पस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन।
आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर काफी सारे लोग काम करते हैं, तो इन सभी लोगों को एक मिशन स्टेटमेंट मिलना चाहिए। ऐसा मिशन स्टेटमेंट जिससे कि उनके बीच में भेदभाव नहीं रहे उनकी सोच में, कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा मिशन ये है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा मिशन ये है। इसके बजाय आप एक मिशन स्टेटमेंट रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहता है सबके बीच में। तो अनएमिनिटी का मतलब ये है यहाँ पर कि नो लेक ऑफ क्लैरिटी, कि लेक ऑफ क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है आपकी। फिर दूसरा, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि हम आज क्या है और क्या करते हैं, आपको यही नहीं पता होगा, तो आप अपने जो रिसोर्सेस है, जो आपके पास फैक्ट्रीज है या मशीनरीज है या आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, उनका यूज आप किस बेसिस पे करेंगे। तो ये मिशन स्टेटमेंट जो होता है ना, वो बेसिस है। जब रितेश ने बोला कि हम हमारे होटल्स इसलिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रियों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इससे वो क्या बताएंगे कि मेरे रिसोर्सेस में सारे उन लोगों के लिए ही लगाऊंगा, मैं अपनी मार्केटिंग उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं, स्टैंडर्ड मिलता है कि आप अपने रिसोर्सेस कहाँ पे लगाना चाहते हैं। तीसरा, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मोटिवेटिंग यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। अब आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपको पता है कि ये लगाने भी हैं, लेकिन जब तक आपके पास मिशन नहीं रहता ना, आपको भी अगर ये नहीं पता हो कि आपको मार्क्स लाने और पास होना है, तो तब तक आप पढ़ाई करेंगे क्या। यानी आपको अगर कोई बुक पढ़नी है और ऐसे ही पढ़नी है, उससे आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला, या आप उसका कुछ करने नहीं वाले, यूज में नहीं लेने वाले, तो आप उसको करते ही नहीं है। तो आपको, अगर आपके पास जो रिसोर्सेस है उन्हें यूज करने के लिए मोटिवेट कौन करता है, आपका मिशन स्टेटमेंट। चौथा पॉइंट है, इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन टू अदर्स। अब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ बढ़ रही है और वो क्या काम कर रही है और उनका पर्पस क्या है, लोगों को कैसे पता चलेगा, आपके मिशन स्टेटमेंट से। जैसे कि मैंने अभी रितेश वाले एग्जांपल जो लिया था, उसी को कंटिन्यू करके अगर देखेंगे, तो डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी ना, कि वो बढ़ना किस तरफ चाहते हैं, वो अपना कस्टमर फोकस कहाँ पे रख रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती है, मिशन स्टेटमेंट से। तो ये एक फोकल पॉइंट है, जिसको देखकर आप समझ जाते हैं कि बिजनेस आज क्या है और कहाँ जा रहा है। पांचवा पॉइंट है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर। आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे और कुछ गोल्स बनाए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या आप चीजें करना चाहते हैं, गोल्स आपका एंड रिजल्ट हो गया। तो वो अचीव करने के लिए आपने कुछ ये बनाए होंगे टारगेट्स, तो उसको वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको मिशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। कैसे, आपने मिशन डिसाइड किया कि हम इतनी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपने टारगेट बना लिए। अब इसे वर्क स्ट्रक्चर में लाने के लिए आपको पता रहेगा ना, अगर कि मिशन हमारा ये है, तो आप उसके हिसाब से टास्क असाइन करेंगे लोगों को, कि इस मिशन के हिसाब से टारगेट्स भी रखने हैं और जो टारगेट रखे उसे इस तरह से पूरा करना है। ये मिशन स्टेटमेंट आपको इसके लिए मोटिवेट करता है। सिक्स्थ पॉइंट है, ट्रांसलेशन ऑफ पर्पसेस इनटू गोल्स। आपके जो पर्पस होते हैं ना, कि आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें गोल्स में कन्वर्ट करना। कि एक तो आपकी सोच होती है और एक आप बोलते हैं ये मैं करूंगा ही, ये गोल पे आ जाती है बात। इन सच अ वे दैट कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल्ड। आपके जो गोल्स है ना, जो पर्पसेस है, उसे गोल्स में इस तरह से कन्वर्ट करता है ये मिशन स्टेटमेंट, उसमें मदद करता है कि आपका जो कॉस्ट और टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, कि आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, और आपके जो परफॉर्मेंस यानी उससे कितना फायदा होता है और उसको करने में कितना वक्त लगता है, ये सारी चीजें असेस और कंट्रोल करने में मदद करता है आपका मिशन स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि पास आपके पास एक इमेज है बॉस, तो उसको कंप्लीट करना है, ये आपका टारगेट हो गया, पर्पस या गोल। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ना ये सारी चीजें की क्लियरिटी होना जरूरी है। मेरा मिशन क्या है, अगर मेरे एग्जांपल से देखूं तो प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट फॉर बेटर रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं एक अच्छा कंटेंट देना चाहता हूं जो कि आपको रिटेंशन में मदद करे और अंडरस्टैंडिंग में मदद करे। तो मेरा मिशन स्टेटमेंट कितना क्लियर होगा कि इसको देख के कोई समझ सकता है कि मैं एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको पता चल गया ना कि मैं किस बिजनेस के अंदर हूँ या मैं कौन सी सर्विसेज देने के अंदर में हूँ। अब एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, व्हाट इज अ गुड मिशन स्टेटमेंट। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज। छोटा होना चाहिए भाई, ज्यादा बड़ा रखोगे तो लोग पढ़ेंगे कैसे, फिर उसे आप फोकल पॉइंट नहीं बोल पाओगे। क्योंकि एक छोटा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए जो कोई भी देखे और समझ सके, क्लियर। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन में कुछ और लिखा है, दूसरी लाइन में कुछ और लिखा है, जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक लाइन में आप बोल रहे हैं कि हम तो पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं, और एक लाइन में बोल रहे हैं कि हमने इस स्टेट में कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों ही बातें मैच नहीं होती है।
फिर डिस्टिंक्टिव, मतलब अलग होना चाहिए, दूसरी जो कंपनी है ना उनसे अलग होना चाहिए आपका मिशन स्टेटमेंट। सबका मैच, सबका अगर सेम हो जाएगा तो फिर आप अलग कैसे दिखेंगे। फिजिबल होना चाहिए, कभी भी आप जो आपकी एक्टिविटीज है ना, अगर उसमें हल्का सा चेंज आए तो आपको मिशन स्टेटमेंट गलत साबित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिबल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, जो भी आपके मेंबर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनमें एक उत्साह रहना चाहिए आपका मिशन स्टेटमेंट देख के। फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग अ मिशन फॉर अ कंपनी। ये इसलिए जानना जरूरी है, देखिए ये 3 पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये आपको काम में आएंगे अगर आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर में आपको बोल दे कि ये एक कंपनी का सिनेरियो है, उसके बारे में सारी डिटेल्स देंगे और आपको बोलेंगे इसका मिशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली मिशन स्टेटमेंट लिख पाएंगे। क्या क्या 3 चीजें हैं? सबसे पहला, अ मिशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद एन यूनिक आइडेंटिटी। आपका मिशन स्टेटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, जो कि जो सिमिलर कंपनी से ना, मान लीजिए आप मोबाइल इंडस्ट्री, तो आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, आपका माइक्रोमैक्स था पहले, ये सारे मोबाइल जो हैं सबका अलग अलग मिशन स्टेटमेंट रहेगा, तभी तो सब अलग अलग दिखेंगे। जैसे कि एप्पल का कहना क्या पड़ता है, जो स्टीव जॉब्स की कंपनी है उनका कहना पड़ता है कि टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स थ्रू इट्स इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। हम हमारे कस्टमर्स का, जो हमारे कंज्यूमर्स है जो हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? इनोवेशन के थ्रू। हार्डवेयर में भी, मतलब हमारे मोबाइल में जो आपको जो लुक मिलेगा, जो कंफर्ट मिलेगा, उसको जो आपको क्वालिटी है या प्रीमियम प्रोडक्ट की फील आएगी, वो प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर भी हमारा अच्छा होगा, फास्ट प्रोसेसिंग होगी। सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज सबसे बेस्ट है, कैमरा उनका बहुत बढ़िया है। तो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करके उसमें लगातार इनोवेशन करते हैं वो। तो ये उनका मिशन स्टेटमेंट है कि हम लगातार इनोवेशन करते ही चलेंगे। तो पहली वाली लाइन क्या है? एप्पल को यही वाली लाइन दूसरे जो उनके कॉम्पिटिटर्स उससे अलग बनाती है कि हम कंटिन्यूस इनोवेशन में यकीन रखते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इनोवेशन रखते हैं, मतलब उसमें यकीन रखते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कंसीडर करना चाहिए आपको मिशन स्टेटमेंट लिखते वक्त। अ कंपनीज बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स। एक कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? उसके ऑब्जेक्टिव्स से, टारगेट कस्टमर से, टेक्नोलॉजी से, कॉम्पिटेंसी से, इन द एक्टिविटीज इट अंडरटेक्स, जो काम वो कर रही है। तो आपके मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्या ये सब चीजें होनी चाहिए, जिससे आपको ये सब चीजों का अंदाजा लग जाए। आपका मकसद यही था कि मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे पता लगे कि आप किस बिजनेस में हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, आपका कस्टमर फोकस क्या है, इन सब और कौन सी टेक्नोलॉजी से, कैसी कॉम्पिटेंट, मतलब आप किस तरीके के कंपटीशन में यकीन रखते हैं, डोमिनेटिंग है आप वो साथ साथ में चलना चाहते हैं, आप लीडर हैं मार्केट के अंदर। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के ही आपको मिशन स्टेटमेंट लिखना है, अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए। आपकी छवि कौन बताएगा? आपके बिजनेस की छवि कौन बताएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका टारगेट कस्टमर क्या है, आपकी टेक्नोलॉजीज क्या है, आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या है। अब तीसरा पॉइंट है जो आपको मिशन स्टेटमेंट को लिखते वक्त ध्यान में रखना है। गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड। जो मिशन स्टेटमेंट बनाया जाता है ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाएगा उसके लिए वो यूनिक रहेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन वो वाला यूज नहीं कर सकती है। ये पहली लाइन और तीसरा पार्ट जो है ना वो सिमिलर दिख सकता है आपको, लेकिन तीसरा वाला राइटिंग पर ज्यादा बात कर रहा है और पहला वाला आपको बस अलग दिखाना चाहता है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त। स्टीव जॉब्स का, एप्पल का हमने एग्जांपल लिया था कि उनका मिशन स्टेटमेंट ये है। सैमसंग का भी कुछ मिलता जुलता सा है, वो बोलते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को। तो अलग अलग है कि इनका कहना है कि बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देंगे इनोवेशन के थ्रू, और इनका है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे। सारे ही जो भी सैमसंग के प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं बनाते, एप्पल के भी काफी सारे हैं दूसरे, और सैमसंग भी फ्रिज, टीवी वगैरह सब कुछ देते हैं। ये था हमारा मिशन स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ये काफी सिमिलर टर्म्स हैं। गोल्स आर एंड रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच दे एम्स टू अचीव, कि वो क्या आखिरी में अचीव करना चाहते हैं ना, उसे गोल कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाइल ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड measurable targets achieved through an overall plan over a specific period. Both terms are often used interchangeably. आपस में चेंज करके यूज करा जाता है बहुत बार, लेकिन फर्क बता देता हूँ। गोल्स क्या है? एंड रिजल्ट जो एक फर्म अचीव करना चाहती है। अब एंड रिजल्ट मान लीजिए एक फर्म बोलती है कि 5 साल के बाद हम ये अचीव करना चाहते हैं, तो ये गोल हो गया कि हमारी फर्म का जो मेन अचीव करना चाहते हैं जो गोल हम, वो ये है
इसे गोल बोला कि एंड रिजल्ट हमारा ये है कि हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं। आपका एंड रिजल्ट क्या है कि मुझे सीए बनना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि सीए फाउंडेशन में मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, सीए इंटर में मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, मेरे को आर्टिकलशिप इस लेवल की फॉर्म में चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये टाइम बेस्ड है कि मेरी सीए फाउंडेशन की जर्नी जब तक रहेगी तब तक के लिए मेजरेबल टारगेट्स है कि मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं। क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप देख सकते हैं उन्हें। फिर अचीव थ्रू एन ओवरऑल प्लान, इनके लिए एक ओवरऑल प्लान बनाते हैं कि सीए फाउंडेशन कैसे निकालना है, उसके लिए प्लानिंग होती है। फिर और स्पेसिफिक पीरियड कि मेरा जो सीए फाउंडेशन की जर्नी होती है, आपने 12th पास करी, उसके बाद आप 6 महीने तक मान लीजिए लेक्चर्स लेते हैं, रिवीजन लेते हैं और अटेम्प्ट देते हैं। तो ये एक पीरियड के लिए है ना, एक तो आप इसे गिन सकते हैं, एक पीरियड के लिए है, इसके लिए प्लानिंग लगती है और टाइम बेस्ड है। अब कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप ऑब्जेक्टिव्स को पहचान सकते हैं या ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। इसी पे एक क्वेश्चन भी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आज के लेक्चर में। कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब क्या है आपका कि ऑब्जेक्टिव्स को पहचानना है, तो ऑब्जेक्टिव्स को उसका आधार कार्ड बताना पड़ेगा। उसके आधार कार्ड में कौन से पॉइंट्स होने जरूरी है वो बताता हूं मैं आपको। शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट, रिश्ता। उन्हें अपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, उसके अंदर उनका जो उसके एनवायरनमेंट से जैसा रिश्ता है ना वो बताना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो उससे रिश्ता बताए आपका इन्वायरमेंट से, कि आप फटाक से उसे अडॉप्ट करते हैं, कि आप उसे पहले इंटरप्रेट कर पाते हैं। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव से पता लगना चाहिए। दूसरा, बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, वजह कारण। आप कोई भी काम करते हैं ना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन जब लेते हैं तो उसका जो बेसिस होता है ना वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कैसे? कि आपने स्ट्रेटेजिक आपने प्लान क्या किया भैया कि हम क्या करेंगे कि एयरटेल ने जैसे प्लान किया था कि हम 5G नेटवर्क लेके आएंगे। उसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ा होगा उसे पहले। कैसे? कि मैं इस काम को इतने टाइम तक करूंगा, आर&डी कब तक चलेगा, फिर मेरे को जो स्केल अप करना है, टावर्स और लगाने पड़ेंगे 5G नेटवर्क को अच्छा इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सब जो करना पड़ रहा है ना, ये आपको कहां से मिल रहा है, इसका बेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स जो आपने रखे हैं। फिर फैसिलिटेट्स अचीवमेंट ऑफ पर्पस एंड गोल्स। आपके जो पर्पस और गोल है ना वो बड़ी चीज हो गई, आखिरी वाली चीज हो गई। ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है कि अगर मैं ये थोड़ी थोड़ी चीजें करूंगा ना, जैसे आप अगर रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते जाएंगे तो शायद आप कल पास हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आप करते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जो मदद करेगा आपके बड़े पर्पस, पर्पस यानी एक सक्सेसफुल लाइफ जीना, और गोल यानी सीए बनना, उसमें मदद करेंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आप कंप्लीट करेंगे आज। अब स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, लिमिट बढ़ाने। आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा? मान लीजिए आपके अंदर जो कंपनी है आपकी, उसके अंदर आपने एम्प्लॉइज को टारगेट दिया कि एक काम करिए आप इस महीने में, जैसे पेटीएम वालों को टारगेट मिलते होंगे कि आप इतने शॉप्स पे हमारे क्यूआर अवेलेबल करवाइए। वो टारगेट्स आपने ऑब्जेक्टिव रखा कि आपको एक महीने में 1 लाख क्यूआर नए सेटअप करने हैं। अब स्टैंडर्ड कैसे है ये कि आपने रख लिया कि इतने होने चाहिए। तो अगर आप अपने एम्प्लॉइज को या अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहते हैं, अप्रेजल देना चाहते हैं, लोगों को आगे प्रमोट करना चाहते हैं या उन्हें और कुछ चीजें बताना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? आपके पास स्टैंडर्ड था कि भाई एक महीने में 1 लाख क्यूआर कोड्स आप लगा सकते थे, जितना आपका पास ह्यूमन रिसोर्सेज था उसके हिसाब से। तो क्या आप लगा पाए या नहीं? एक्चुअल रिजल्ट जब आएगा कि भैया 80 मतलब 1 लाख का था टारगेट, 80,000 लगा पाए, मतलब आपने अपनी कैपेसिटी से कम किया है। तो ये कैसे कर पा रहे हैं आप? क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपने आज दिन भर में पहले आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं आज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, उसमें ये सब्जेक्ट्स कवर करूंगा। लेकिन रात में जब आपने देखा कि मैं इतना ही पढ़ पाया हूँ, 10 घंटे के बजाय 8 घंटे ही पढ़ पाया हूँ, 5 टॉपिक के बजाय 4 टॉपिक ही कवर कर पाया हूँ। ये कैसे पता लगा आपको? जब आपने पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव या स्टैंडर्ड सेट करके रखा था। पांचवा पॉइंट है कंक्रीट एंड स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड, साफ सुथरा होना चाहिए। कि ऐसा होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको कंफ्यूज ना करे। 10 घंटे पढ़ना है तो हाँ भाई 10 घंटे पढ़ना है, उसमें ऐसा लिखना कि ये नहीं हुआ तो इतने टाइम, ये नहीं हुआ तो इतने टाइम, ऐसा नहीं किया तो ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ये तो आपको सिर्फ कंफ्यूजन देगा। अगर आपने सिंपल टारगेट रखा कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतने इतने समय में कवर करना है, जितना आप स्पेसिफिक होंगे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, काफी सारे फंक्शंस उसमें चलते रहते हैं। तो आप अगर एक कम टाइम के अंदर उन चीजों को बांट देंगे ना, स्पेसिफिकली लिखेंगे कि इस काम के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, तो उसको करना आसान हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो कंक्रीट और स्पेसिफिक हो।
छठा पॉइंट है आपका रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मैंने बोला था ना कि क्यूआर कोड्स लगाने वो 1 महीने के टाइम पीरियड के लिए है, तो टाइम फ्रेम जो होना जरूरी है, वरना आपको ऐसा रहेगा कि भाई 1 लाख लगाने थे, आपने ऐसा बोल दिया और उन्होंने 2 महीने में किया, तो इससे उनकी इफिशियंसी पता चलेगी क्या, उससे उनकी इफेक्टिवनेस पता चलेगी क्या? नहीं, टाइम फ्रेम होना जरूरी है, तो ऑब्जेक्टिव्स में टाइम फ्रेम होना जरूरी है। सेवेंथ पॉइंट है आपका दिस आर मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। पहले तो आप इन्हें मेजर कर पा रहे हैं, कैसे? जब एक्चुअल आउटपुट निकलता है ना, इसी अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि मेरे एम्प्लॉइज खुश है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसको आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। लेकिन किस चीज का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि मेरे जो एम्प्लॉइज है उनका रिटेंशन रेट अच्छा है, कि मेरे यहाँ जॉब छोड़ के कम जाते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम है, कम लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं, तो ये मेजरेबल है। और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, कैसे? उनकी सैलरीज बढ़ाकर, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उन्हें अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देके, तो ये कंट्रोलेबल भी है कि आप इसे सुधार भी सकते हैं, और ये बिगड़ेगा तो उसे कैसे कवर करना है, कैसे एडजस्टमेंट्स लेने हैं, ये तभी पता चलेगा जब वो कंट्रोलेबल हो चीजें और मेजरेबल हो। एट्थ पॉइंट है ऑल आर को रिलेटेड विथ ईच अदर एंड अलाइन विथ मिशन एंड विजन। सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, ऑब्जेक्टिव सारे जुड़े हुए होते हैं, कैसे? क्यूआर वाला एग्जांपल अगर ले कि अगर आप 1 लाख क्यूआर लगाएंगे तो उसके लिए आपको 1 लाख क्यूआर मशीन बनानी पड़ेगी, उसके लिए 1 लाख क्यूआर मशीन बनाने का आपको फाइनेंस चाहिए, और उसके लिए उसकी मार्केटिंग भी करनी है, तो ये सारे फंक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं। आप फाइनेंस वाले को इतना टारगेट देंगे कि आप इतने पैसे लेके आओ, प्रोडक्शन वालों को ये टारगेट देंगे कि आप इतने क्यूआर बनाओ, सेल्स वालों को क्या टारगेट है कि आप इतने बेचो, मार्केटिंग वालों का क्या है कि जितने बने वो सारे बिकने चाहिए, ऐसी मार्केटिंग करो। लेकिन ये सारे जुड़े हुए किससे हैं कि हमारे क्यूआर्स ज्यादा से ज्यादा शॉप्स में अवेलेबल होना चाहिए, तो सारे जुड़े हुए हैं आपस में, और मिलते किससे आखिरी में जाके? गोल और मिशन से, कि हम ज्यादा बड़े एरिया में सर्विस देना चाहते हैं हमारी। आखिरी पॉइंट है आर सेट एज कॉन्स्टेंट्स चैलेंजिंग ड्यू टू स्केर्स रिसोर्सेस। अब होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स आप क्या चीजें ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए? आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेस, मैंने क्या बोला था, 1 लाख कीवर्ड्स, लेकिन आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेस मान ला आपके पास 2 लोग हैं, 1 महीने के अंदर 2 लोग इतने सारे कीवर्ड्स कैसे प्लेस करेंगे? तो कॉन्स्टेंट्स भी आपको ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। ये एक अच्छे ऑब्जेक्टिव्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो पजेस करते हैं, ये 9 पॉइंट क्या क्या है? शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट, रिश्ता बताना है एनवायरनमेंट के साथ जिसके अंदर वो है। बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, कारण पता चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव्स के कारण अपने को कि क्या करना है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे लेने आगे चल के। फैसिलिटेट्स अचीवमेंट ऑफ पर्पस एंड गोल्स, जो बड़े गोल्स है उनको अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करना है। स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपके पास पहले कोई स्टैंडर्ड है, आपने टारगेट रखा है, तभी तो आपको पता चलेगा अचीव किया या नहीं किया, और कितना किया या कितना नहीं किया। कंक्रीट एंड स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड, आपको साफ सुथरी भाषा यूज करनी है कि कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के लिए होना चाहिए, जैसे क्यूआर 1 महीने के अंदर लगाना है, उससे ज्यादा टाइम में लगा तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। सेवेंथ पॉइंट है आपका दिस आर मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, क्वांटिटेटिव टर्म्स में आना चाहिए, मेजर कर सकते हो और उनको कंट्रोल भी कर सको आगे चल के कि कम कैसे करना है, ज्यादा कैसे करना है। को रिलेटेड है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, एक पर्पस के लिए होने चाहिए वो। फिर आर सेट एज कॉन्स्टेंट्स, आपको कुछ जो कमियां हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके पास रिसोर्सेस है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। अब अगला है एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर लॉन्ग टर्म। मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लॉन्ग टर्म में किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स रखती है, किन एरियाज में रखेगी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 7 एरियाज है। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम चाहते हैं कि 1 साल के अंदर हमारी जो कंपनी है ना, उनका एबिटा पॉजिटिव रहे, वो भी 10% से। तो ये उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर दिया। अब आप ध्यान से सोचो कि प्रॉफिटेबल, क्या ये मेजरेबल है? हाँ। क्या ये टाइम फ्रेम में है? हाँ, 1 साल के लिए। गिन भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, कैसे? कॉस्ट कम करो, प्रॉफिट बढ़ाओ। तो ये सारी क्वालिटीज आप ध्यान में रख पा रहे, तभी तो आपको ये ध्यान में आया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक ऑब्जेक्टिव जो रख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी का, वो इस तरह से रखेंगे। दूसरा प्रोडक्टिविटी, कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना ज्यादा नहीं। कॉम्पिटेटिव पोजीशन, मेरी मार्केट के अंदर क्या कॉम्पिटेटिव पोजीशन है, मैं ऊपर हूँ, मेरा मार्केट शेयर क्या है, उस सब चीजों से पता चलेगा, क्या मैं मार्केट लीडर हूँ। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कितने एम्प्लॉयज आपने ट्रेनिंग पीरियड से कन्वर्ट करके आपके सीनियर एम्प्लॉयज में कन्वर्ट किया है, जो आपके लिए काम करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं और आपको बिजनेस बढ़ा के देते हैं। एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज को आपने कितने अप्रेजल्स दिए, कितनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी,
इन सब का काउंट होता है। तो ये मेजरेबल है कि आपने कितना मदद किया है और अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कितना ध्यान दिया है। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, आपने कितने पैसे टेक्नोलॉजी पे खर्च किए हैं, इनोवेशंस किए हैं, ये सब भी कहाँ से पता चलेगा आपको? ऑब्जेक्टिव्स जो आप पहले से रखते हैं, मतलब इसके भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं कि हम मान लीजिए 10 करोड़ रुपए इस बार टेक्नोलॉजी पे खर्च करेंगे। हमारी प्रोडक्शन की ये जो चीजें है ना, ये काफी स्लो प्रोसेस में हो रही है, हमें इसे फास्ट करना है क्योंकि सप्लाई मार्केट में डिमांड ज्यादा आ रही है, तो हमें सप्लाई बढ़ाना है। तो उसके लिए आप क्या टेक्नोलॉजी में खर्च करने वाले, ये आपने टारगेट रखा। ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि एक साल में 10 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन आपने किए कितने, इससे पता चलेगा कि आप इफेक्टिवनेस आपकी क्या है और इफिशियंसी क्या है। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कंपनी के केस में बताऊं तो आपने ग्रुप वन के कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि हर कंपनी को एक CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ पैसा खर्च करना होता है पब्लिक पे, यानी जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो है उसके आसपास के जो लोग हैं ना उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। तो ये भी एक मेजरेबल चीज है जो आप पता कर सकते हैं। फिर आपने मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है जिससे प्रदूषण होता है, यानी पोल्यूशन होता है, धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, तो उसके लिए आप कुछ मेजर्स लेते हैं कि इस पे खर्च करके किसी नई टेक्नोलॉजी लेके आए कि ये सब चीजें सुधरे। या आप किसके भलाई के लिए कर रहे हैं? जो पब्लिक है आसपास की, उनके लिए कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो ये सारे आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इन एरियाज पे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू या वैल्यू सिस्टम। अब वैल्यूज क्या होती है? एज पर कोलिन्स एंड पोरास, कोर वैल्यूज आर इनहेरेंट sacrosanct principles that guide an organization's decisions and actions, ensuring they cannot be compromised for convenience or short-term economic gain. ये आपके ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, आपके ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जिन्हें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। आप सारे डिसीजन जो लेने वाले हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इनको ध्यान में रखते हुए लेंगे। जैसे रतन टाटा जी का कहना था कि मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ, अपने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता हूँ, मेरे जो लोग हैं उन्हें अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ, अफोर्डेबल रखना चाहता हूँ। उन्होंने नैनो का प्रोडक्शन किया, वो किस लिए किया? ताकि मिडिल क्लास वालों को अच्छे से मतलब जो ट्रेवलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, टू व्हीलर्स पे 3-4 लोग बैठ के जा रहे हैं, वो वाली प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उन्होंने किया, सोसाइटी के भलाई के लिए काम किया। उन्होंने कोई एडिक्शन क्रिएट करने के लिए नहीं किया। तो यहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी कितनी क्लियर है कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या अपने इकोनॉमिक गेन्स को साइड में रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। कैसे? कि जो कार उन्होंने नैनो बनाई थी वो 1 लाख में बनाई, उसी के बजाय अगर वो 3 लाख तक में कोई कार बनाते और वो अच्छी डिजाइन में होती और उससे बेटर होती थोड़ी, तो शायद वो ज्यादा बिकती और उनको इकोनॉमिक गेन होता। लेकिन उसको ध्यान में ना रखते हुए उनका उन्होंने गोल क्या रखा, उनकी आइडियोलॉजी क्या रखी कि मेरे को मेरे देश के सभी लोगों को कार प्रोवाइड करनी है, उनकी ट्रेवलिंग को ईज में लेके आना है। ये रतन टाटा का एक कोट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बिजनेस नीड टू सेल्फ इम्पोज अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, वैल्यूज एंड फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑन योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर ऐसे एथिक्स होना बहुत जरूरी है। आपने ग्रुप टू के ही ऑडिट वाला जो अपना सब्जेक्ट है, उसके अंदर जरूर पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एक ऑडिटर की होना कितनी जरूरी है। तभी वो लोगों, क्योंकि आपके जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो लोग यूज करने वाले हैं, उनके लिए फायदा नुकसान सब चीजें आपके इस एक साइन से पता चलने वाले हैं। अब आगे चल के जो साइन करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके एथिक्स अच्छे होने चाहिए जो लोगों के फायदे के लिए आए, जिस सोसाइटी में आपके लिए उसके लिए फायदा हो। तो इन्हें वैल्यूज बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सारी इन वैल्यूज के ऊपर होती है और आपके जो डिसीजन है आप इसको ध्यान में रखते हुए लेंगे, ना कि आपके छोटे मोटे फायदों के लिए आप इन वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उन्हें वैल्यू बोलते हैं। ये आपका वैल्यू सिस्टम है कि हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। वैसे ही अगर मैं आपको बात करूं कि कोई कंपनी अगर सिगरेट्स बनाती है, पान मसालास बनाती है, तो उनका टारगेट क्या है? वो एडिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास कोई वैल्यू सिस्टम है ही नहीं, उन्हें बस प्रॉफिट कमाना है। तो ये रतन टाटा का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बेस्ट एग्जांपल था, उनकी आइडियोलॉजीज काफी प्रभावित थी। अब वैल्यू और इंटेंट में फर्क क्या होता है? वैल्यूज एंड इंटेंट आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, अलग अलग है दोनों, इनमें कोई सिमिलरिटीज तो नहीं है। वैल्यूज क्या है? जिसके ऊपर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। और इंटेंट क्या है? इंटेंट इज द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आप किस कारण से बिजनेस कर रहे हैं ना, वो इंटेंट है। व्हाइल वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस। वैल्यूज आपकी सोच है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की नींव है, जिसके ऊपर आप अपने डिसीजंस लेते हैं। और ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो आप कारण क्या है उस बिजनेस को करने का, उसे इंटेंट कहते हैं। तो इन दोनों में काफी फर्क है।
दे बोथ गो हैंड इन हैंड, मतलब चलेगा साथ साथ में ही ना, कि आप बिजनेस का क्या कारण है वो और आपकी वैल्यूज क्या है, उन दोनों का सही मैच करके चलेंगे तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। कि ना तो अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज करें और आप जिस कारण से बिजनेस कर रहे थे उसे अच्छे से करते रहें आगे भी। व्हाइल इंटेंट इन समटाइम्स ड्रिवन बाय वैल्यूज, हो सकता है कई बार जो आपका बिजनेस है ना, जिसका कारण है जो कुछ करने का, वो वैल्यूज से है। जैसे रतन टाटा जी का जो इंटेंट है बिजनेस का, कि पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, कि सोसाइटी का भलाई करना, तो ये उनकी वैल्यूज से है ना, कि मैं एथिकल रहना चाहता हूँ, मैं फेयरनेस लाना चाहता हूँ अपनी एक्टिविटीज के अंदर, ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ, अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो ये जो इंटेंट है वो बहुत बार वैल्यूज से ही ड्रिवन होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 के ऊपर बेस्ड है। मैंने प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस उठाए, उनके सजेस्टेड आंसर्स आईसीआई से मैं आपको मैच करवा दूंगा। इस अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस है उसके लिए मैं आपको कीवर्ड्स बता दूंगा जो आप लिख सकते हैं, उससे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इक्रो लिमिटेड इज एन ई कॉमर्स कंपनी दैट स्पेशलाइजेस इन सेलिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मतलब एक कंपनी है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचती है मार्केट में। ऑल्दो द कंपनी हैज बीन डूइंग वेल, इट स्टिल कंटिन्यूज एक्टिवली टू स्ट्रेंथन इट्स ब्रांड आइडेंटिटी। जबकि कंपनी अच्छा कर रही है, अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है उसका, उसके बाद भी वो लगातार इंप्रूवमेंट्स कर रही है अपने ब्रांड को बनाने में, ब्रांड बनाने में, कि हमारा नाम होना चाहिए एक मार्केट के अंदर। लॉन्च क्रिएटिव एंड इम्पैक्टफुल मार्केटिंग कैंपेन्स, नए नए मार्केटिंग टेक्निक्स यूज कर रही है, कैंपेन्स लगा रही है, ताकि उससे ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर सके, कंज्यूमर ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। एंड इंट्रोड्यूस न्यू एंड इनोवेटिव इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स में भी लगातार चेंजेस कर रही है कि अच्छे प्रोडक्ट्स और मार्केट में लाए जाए। तो ये सब सुन के आपको लग रहा है कि ये कोई स्ट्रेटजी है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज हो रही है, क्योंकि सब चीजें वो आगे से कर रहे हैं, अपने ब्रांड इमेज को बनाने के लिए कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ब्रांड इमेज अगर बन गई तो उनके पास एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रहेगा, जो दूसरों के पास, जो नए न्यू एंट्रेंट्स रहेंगे, अब जो नए मार्केट के अंदर आएंगे, उनके पास वो नहीं होगा। जैसे आज जियो के पास जो है, जो एयरटेल के पास जो ब्रांड है, वो बहुत बड़ा है। आज को टेलीकॉम सेक्टर में उतरना चाहेगा तो वो ऐसे ही नहीं उतर जाएगा। इसलिए ब्रांड से बड़ा बैरियर क्रिएट होता है नए जो लोग आने वाले, एंटर करने वाले बिजनेस के अंदर। तो ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी थी। फिर होवेवर द कंपनी हैज स्टार्टेड फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम लार्ज रिटेलर्स हु आर एंटरिंग द इको फ्रेंडली स्पेस। देखो मैंने बात करी कॉम्पिटिटर्स के आने की और आ गए। अब ये इक्रो लिमिटेड जो कंपनी थी, ये मार्केट के अंदर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेच रही थी, लेकिन इसके जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स थे ना, लार्ज रिटेलर्स जो थे, वो भी मार्केट के अंदर आ गए। अब इसके कारण कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो अब इससे कैसे डील कर रही है वो देखते हैं। To face competition, the company quickly started to adopt to the changing market conditions. मार्केट में जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होते जा रही है, इन्होंने उसे एडॉप्ट करना चालू कर दिया, कि ऐसी सिचुएशंस अगर चेंज हो रही तो उससे एडॉप्ट कर रहे हैं, उससे सीखना चालू कर चुके हैं। इन्होंने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज का एनालिसिस कर लिया, एडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मार्केटिंग इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर्स एक्शन। कॉम्पिटिटर्स पहले खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चला रहे थे कि उनका प्रोडक्ट कोई खरीदे, अब क्या कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटर जैसी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं ना, उसको काउंटर अटैक करने के लिए अपनी वाली स्ट्रेटजीज उतार रहे हैं मार्केट में। तो ये एक रिएक्शंस दिख रहे हैं कि इक्रो लिमिटेड क्या कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, खुद से आगे बढ़ रहा था, अब वो बस रिएक्शंस दे रहा है जो उसके कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, उसको देख के, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस है मार्केट के। Discuss the strategic approaches taken by Icro Limited in the two different situations to stay competitive. ये ऊपर जो दो सिनेरियोज दिए थे इन्होंने, जनरली आपको बताना है कि कौन सी दो स्ट्रेटजीज यूज की। पहली मैंने आपको बता दी कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी थी, दूसरी रिएक्टिव थी। इनको हल्का सा एक्सप्लेन कर दीजिए, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना था, उसके एक एक नंबर थे इन दोनों के। तीसरी चीज उन्होंने क्या पूछी है, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी दैट इक्रो लिमिटेड शुड एडॉप्ट इन फ्यूचर टू रिमेन कॉम्पिटेटिव एंड गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आपको कॉम्पिटेटिव रहना है तो आपको जो मार्केट है उसके चेंजेस को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, टर्बुलेंस वगैरह को सबको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। और दूसरा ये रहता है कि आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी बनाते चलना पड़ेगा। तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट याद करिए। वो दोनों ऑब्जेक्टिव्स मैंने बोला था ना, एक प्रोएक्टिव से आएगा, एक रिएक्टिव से आएगा। उन दोनों को जोड़ के, यानी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी अगर आप यूज करेंगे तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे इक्रो लिमिटेड को ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देना, ये 3 मार्क्स का है, लास्ट वाला पॉइंट। तो पहले आपने ये आइडेंटिफाई करके आप सजेस्ट कर दी, उसका 1 मार्क्स मिलेगा, उसको एक्सप्लेन करने के 2 और मार्क्स मिल जाएंगे। अब आउटलाइन दी मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरली फाउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसे हम कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट।
इन तीनों के नाम लिखना, 1 पॉइंटर इनके ऊपर लिख देना आप। Also explain the types of networks of relationship between these levels and amongst the same level of businesses। क्या बताना है आपको कि जो ऊपर के ये 3 लेवल बताए ना, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो 3 तरीके का होता है, फंक्शनल एंड डिविजनल, यानी पापा और आप ऊपर वाले यानी दादाजी को रिपोर्ट करेंगे। कैसे? जो आपके बिजनेस लेवल है और फंक्शनल लेवल, उन्हें रिपोर्ट करना है टॉप लेवल वालों को, कॉर्पोरेट लेवल वालों को। दूसरा हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे सब सेम लेवल पे आ जाते हैं, सबको सेम काम करना है। काम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपस में उनका कम्युनिकेशन सेम लेवल पे रहता है, रिलेशनशिप भी एक समान होती है उनकी। मैट्रिक्स, ये ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है ना क्रॉस में होता है, कि मतलब मान लीजिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोगों को उठाते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें एक टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट, मतलब एक छोटा एक टास्क दिया है कि एक प्रोजेक्ट आया है, उसके लिए जो भी रिलेवेंट लोग लगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें इकट्ठा किया और उस काम के लिए लगा दिया। तो ये आपस में ऐसे बात करते हैं कि ये सीनियर जूनियर कुछ नहीं है, वो एक काम पे मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो बहुत सारी हायरार्की लेवल्स होते हैं ना, उसे आप इग्नोर कर देते हैं कि आपके लिए काम जो प्रोजेक्ट आया ना वो ज्यादा जरूरी है, ये बताना चाहते हैं आप। इस पे बस एक एक पॉइंटर लिख देना, आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, आपके 6 पॉइंट्स बनते हैं इस पे। फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर दूसरा क्या पूछा इन्होंने, ऑल्सो आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स, आधार कार्ड पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स का आधार कार्ड क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी मस्ट पजेस टू बी मीनिंगफुल, ऐसी ही चीजें होना जो एक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर होना जरूरी है, वो चीजें बतानी है। ऑब्जेक्टिव्स आर एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन के जो आप परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए आपने पहले से टारगेट बना के रखे होंगे, उन टारगेट्स को ही ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जो आप रिजल्ट जो आपके एंड रिजल्ट से और एम से उसे अचीव करने के लिए जरूरी होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, आपकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करने का काम कौन करता है, ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। कैसे? आप अगर मध्य प्रदेश इंदौर से निकलते हैं पुणे जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप ये करेंगे ना कि इंदौर से यहाँ से 200 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचेंगे, फिर 100 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचेंगे, कहाँ पे ब्रेक लेना है, ये सब डिसाइड करते हैं। ये आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अल्टीमेट गोल क्या है, पुणे पहुंचना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स को जोड़कर ही तो आप आगे पहुंचेंगे, और वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे या कब तक पहुंचेंगे उसे ट्रैक करना है, तो क्या इन ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान में रखना जरूरी है। और इनकी वजह से आप जो ओवरऑल पोजीशन है ना बिजनेस की, वो सुधार सकते हैं अगर आपने इन पे अच्छे से काम किया। अब देखते हैं कौन सी बातें इससे जरूरी है जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर होना जरूरी होती है। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो काम करता है, उसका रिलेशनशिप उससे पता चल जाए आपके ऑब्जेक्टिव से। ऑर्गेनाइजेशन और उसके जिस जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है उसका रिलेशनशिप पता चल जाए, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके जो मिशन और गोल, जो बड़ा टारगेट है, उसको कंप्लीट करने में मदद करे, फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड गोल्स। फिर दे शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर ही आप आगे चल के बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो आपके ये ऑब्जेक्टिव्स है ना ऐसे होने चाहिए जो बड़े डिसीजंस में मदद कर पाए। स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप एक टारगेट सेट करते हैं, उसे ही ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो वो कितना हुआ या कितना नहीं हुआ उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। तो ये कब कर पाएंगे, जब आपके पास टारगेट होगा यानी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कंक्रीट एंड स्पेसिफिक, छोटे होने चाहिए और पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज पे होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है ना उसके अंदर इतने जनरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए कि आपको समझ में नहीं आए कि करना क्या है। मतलब कंक्रीट होने चाहिए, पर्टिकुलर एक चीज पे होनी चाहिए। एक इंसान को आपने काम दिया क्यूआर लगाने का, तो उसका वही काम होना चाहिए। दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक के लिए ही होना चाहिए कि आपको पुणे पहुंचना है इंदौर से, तो ये आपने डिसाइड कितना किया है कि उसे अगर छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो आप क्या बोलोगे, 200 किलोमीटर पहुंचना है मेरे को 2 घंटे में या 3 घंटे में पहुंचना है, तो आप उसके हिसाब से चीजें करेंगे फिर। तो एक टाइम फ्रेम से रिलेटेड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं कि आप ये अपन ऊपर डिस्कस कर चुके, मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जब बताया था कि वो एक तो क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में होनी चाहिए और कंट्रोलेबल होनी चाहिए जिन्हें सुधार सके। चैलेंजिंग हो गए
कि ऐसे लो ना भाई कि ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि आपको चैलेंज लगे करने में, कि भैया मैं कल 13 घंटे पढ़ाई करूँगा। तो ये आपके लिए चैलेंज हो गया ना कि ये करना है भाई, 13 घंटे पढ़ाई करना है, चैलेंजिंग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन कोरिलेट करना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने बोला मैं कल 10 घंटे पढ़ाई करूँगा। साथ ही साथ आपने ये बोला कि मैं ये 5 टॉपिक पढ़ूँगा। तो ये 5 टॉपिक और ये जो आवर्स आपने बताए हैं, ये कोरिलेट करना चाहिए आपस में, कि अगर इतना घंटे में अगर ये टॉपिक्स नहीं खत्म कर पाए आप, तो फिर मतलब क्या है? आप वो एंड गोल तो प्राप्त कर ही नहीं पाएँगे। इसलिए ये कोरिलेट करते हैं आपस में। Objectives should be set within the constraints of organizational resources and external environment. ऊपर का एग्जांपल कंटिन्यू करूं तो ये इतने घंटे में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये बात तो हो गई। लेकिन आपको कहीं काम आ गया, पापा मम्मी ने बोल दिया कि बाहर जाके आओ और ये काम करके आ जाओ, तो आपका टाइम गया। कोई मेहमान आ गए घर पे, तो आपको एक्सटर्नल चीजों का भी ध्यान में रखना है कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स उसके हिसाब से ही डिसाइड करने हैं आपको। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर विद क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप करिए, एक काम करिए कि सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उनका आप रिवीजन करें अच्छे से, और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें। ये आपको बहुत मदद करेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में कल 7 बजे। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़